हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2018 जो है उसका जीके का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पानी के फ्लोट करने या तैरने के लिए नारियल के फल में कौन सी विशेषता पाई जाती है? यानी कि जो नारियल का जो फल होता है, नारियल होता है, उसका क्या है, पूछ रहा है कि वो पानी के ऊपर तैरने के लिए उनमें ऐसी क्या विशेषता होती है जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैर सकता है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? एक रेशेदार बाहरी आवरण, दूसरा दे रखा एक स्पंजी हिस्सा, तीसरा दे रखा हुक की उपस्थिति और चौथा दे रखा है रीढ़ की उपस्थिति। यानी कि इनमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण नारियल का जो फल होता है, नारियल, वो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। तो क्या होता है नारियल के ऊपर? नारियल के ऊपर जो रेशे की परत होती है, यानी कि रेशेदार बाहरी आवरण होता है। बाहर की साइड में क्या होते हैं? रेशे होते हैं उसके ऊपर। उन रेशों की वजह से वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, यानी कि आयतन है वो ज़्यादा घेरता है। उस वजह से जो नारियल का फल है वो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा रोग छुआछूत से नहीं फैलता? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है वो एक दूसरे में नहीं फैलता, छुआछूत से नहीं फैलता। पहला क्या दे रखा है? चेचक, दूसरा दे रखा बेरी, तीसरा सर्दी जुकाम और चौथा खसरा। यानी कि चेचक है वो भी एक छुआछूत का रोग है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। खसरा वो भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। सर्दी जुकाम यानी कि जो खांसी होती है वो भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। लेकिन जो बेरी है ये क्या हुआ है? बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। कौन से विटामिन? विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस। यानी कि बेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है, ना कि छुआछूत से। बाकी जो ये सभी रोग हैं ये किससे फैलते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। और बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेबीज वायरस किसके द्वारा फैलता है? द रेबीज वायरस इज कैरीड बाई। यानी कि जो रेबीज जो रोग है, वायरस है, वो किसके द्वारा फैलता है? पहला दे रखा तिलचट्टे के द्वारा, दूसरा मुर्गियां, तीसरा कुत्तों के द्वारा और चौथा खरगोश। यानी कि रेबीज जो होता है वो पालतू जानवर के काटने से होता है, जैसे कुत्ता, गाय, इनके काटने से होता है। तो गाय अपने ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या दे रखा है? कुत्ता। और अधिकतर जो रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है। यानी कि जो कुत्ता, पागल कुत्ता होता है, उसके काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? मिल्क टर्निंग शोरिजे। यानी कि जो दूध खट्टा होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा खट्टा होता है? यानी कि दूध दही में बदलता है। पहला भौतिक परिवर्तन, तीसरा प्रतिवर्ती परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज, तीसरा है केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन और चौथा नन ऑफ दीज। तो दूध है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा खट्टा होता है? दूध है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, केमिकल चेंज के द्वारा क्या होता है? खट्टा हो जाता है। दूध का दही बन जाता है या दूध है वो दही में जम जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बहा ले जाने को कहा जाता है। यानी कि पानी है उसके द्वारा या हवा के द्वारा मिट्टी का क्या होना, एक जगह से दूसरी जगह बहा ले जाना या मिट्टी का कटाव होना क्या कहलाता है? पहला है तूफान, स्टॉर्म, दूसरा बाढ़, तीसरा मिट्टी का क्षरण सॉइल एरिजन और चौथा है वनों की कटाई। ये तो क्या है? तूफान, बाढ़, वनों की कटाई, ये तो मिट्टी के कटाव के कारण है। तो मिट्टी को बहा ले जाने की जो प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मिट्टी का क्षरण या सोयल
एरिजन क्या कहा जाता है? सोयल एरिजन कहा जाता है, मिट्टी का क्षरण कहा जाता है। अगला देखो, व्हेल और डॉल्फिन को कैसे वर्गीकृत किया गया है? यानी जो व्हेल मछली है और डॉल्फिन है उसको कौन से वर्ग में शामिल किया गया है? पहला देखा मछलियां फिशेज में, सरीसृप में, स्तनधारी में और उभयचर में, यानी कि इनमें से कौन से वर्ग के अंदर उसको बांटा गया है, उसका वर्गीकरण है वो अपने को कौन से वर्ग में मिलता है? तो व्हेल और डॉल्फिन का वर्गीकरण कौन से में किया गया है? स्तनधारी में किया गया है, मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया। किसी कैटेगरी में? मैमल्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का काम इस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अपने जो ह्यूमन बॉडी है, अपना जो शरीर है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला दे रखा है प्रजनन, दूसरा संचार, तीसरा शौचन और चौथा तंत्रिका। तो यानी कि अपना जो शरीर है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अपना शरीर है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। कौन नियंत्रित करता है अपने शरीर को? जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है वो नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है यदि उसका दिल क्या करे? उसके निम्न अंग तक पर्याप्त रक्त नहीं भेजता हो। यानी कि ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जहाँ उसके पास तक अगर रक्त नहीं पहुँचे, ब्लड नहीं पहुँचे तो आदमी क्या हो जाए? बेहोश हो जाए। तो पहला क्या दे रखा है? पैर, लीवर, गुर्दा और मस्तिष्क। तो पूछ रहा है अगर पैर तक रक्त नहीं पहुँचेगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लीवर तक नहीं पहुँचेगा तो भी नहीं होगा, गुर्दे तक नहीं पहुँचेगा तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर अपना जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उस तक अगर रक्त नहीं पहुँचेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। यानी कि अपनी जो सारी प्रक्रियाएं वो अपने दिमाग, मस्तिष्क के द्वारा ही तो होती हैं। आदमी क्या सोचता, क्या करता है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? अपना जो मस्तिष्क है वही कंट्रोल करता है। अगर उस तक रक्त नहीं पहुँचेगा, ब्लड वहाँ तक नहीं जाएगा, अपने ब्रेन तक, मस्तिष्क तक ब्लड नहीं जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? ब्रेन, मस्तिष्क। अगला देखो, किसी तैरती वस्तु पर पानी के ऊपरी दबाव को क्या कहते हैं? यानी जो कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है उसके ऊपर से जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसको कौन सा बल कहा जाता है? पहला दे रखा है उछाल बल, बाउंड फोर्स, दूसरा आयतन, तीसरा घनत्व और चौथा दबाव। तो दबाव तो अपने को पूछ ही रहा है कौन सा दबाव होता है। अब घनत्व कोई डेंसिटी होती है किसी चीज़ की, उसका कोई मतलब नहीं। आयतन ये भी वॉल्यूम होता है। तो अपने को आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। कौन सा बल? उछाल बल। क्या पूछा अपने को? ये तो पूछा कौन सा बल लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है, दबाव लग रहा है। तो कौन सा बल लग रहा है? उछाल बल, बॉयंट फोर्स। यानी ऊपर से जो बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उछाल बल। अगला देखो, 1975 में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह। क्या पूछ रहा है? 1975 में भारत ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? कौन सा जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था? पहला दे रखा है स्पुतनिक फर्स्ट, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा चरक और चौथा इनसेट। तो भारत ने 1975 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आर्यभट्ट। कौन सा किया था? आर्यभट्ट है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो लोग भूकंपों का अध्ययन करते हैं उन्हें बुलाया जाता है। यानी जो भूकंप का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? भूविज्ञानी। जो जमीन से संबंधित जो अध्ययन करते हैं या जमीन के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? भूविज्ञानी। भूकंप विज्ञानी, जो भूकंप से संबंधित अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? भूविज्ञानी। खगोलविद, खगोल से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? खगोलविद। और जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ज्योतिष का जो ज्ञान रखते हैं उनको क्या कहा जाता है? ज्योतिषी। तो भूकंप का अध्ययन करने वाले हैं उनको क्या कहा जाएगा? सिस्मोलॉजिस्ट। भूकंप विज्ञानी, सिस्मोलॉजिस्ट।
टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या पूछ रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल नहीं है? पहला देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा दे रखा ऑक्सीजन, तीसरा मीथेन और चौथा CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC को क्या कहा जाता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। मीथेन है, CFC है और CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? CO2 भी कहा जाता है, CO2 भी आ सकता है आपके, और ऑक्सीजन को तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में शामिल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन गैस है, वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखो, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? यानी कि जो पृथ्वी का जो मॉडल है उसको क्या कहा जाता है? पहला क्या दे रखा है? वर्थ, दूसरा गोला, तीसरा ग्लोब और चौथा कंचे। तो पृथ्वी का अपना जो मानचित्र जो है वो बनाया हुआ है, किसके ऊपर बनाया हुआ है? पूरी पृथ्वी को किसके ऊपर दिखाया हुआ है? पूरी पृथ्वी को जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर दिखाया हुआ है। किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर। यानी कि जो पृथ्वी का एक मॉडल बनाया हुआ है, ग्लोब है, वो क्या है कि पृथ्वी का मॉडल है। यानी कि उसके ऊपर सब कुछ दर्शा रखा है, कहाँ कौन सा समुद्र है, कौन सा देश कहाँ है, कौन सी रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, ऊपर कौन सी साइड है, नीचे कौन सी साइड है। तो पूरी पृथ्वी है उसको चारों तरफ से दिखा रखा है। पृथ्वी कैसी है? गोल। तो ग्लोब भी कैसा है? गोल। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही एक मॉडल है। आगे देखो, बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वे, अब पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी रूप में खेती की जाती है, कोई बड़ा विशाल खेत होता नहीं है। बड़े विशाल मैदानों में खेती क्यों नहीं की जाती पहाड़ों के ऊपर? क्या इधर क्या है? पहली, कम आबादी वाले हैं, भूमि की कमी होती है, मिट्टी का पतला आवरण और अयोग्य जलवायु। यानी कि कम आबादी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा दूर में खेती की जा सकती है। भूमि की कमी, भूमि तो है ही, कमी थोड़ी है भूमि की, भूमि तो पहाड़ों में भी है ही, पहाड़ भी किस पे हैं? पृथ्वी पे तो हैं। और अयोग्य जलवायु, जलवायु तो वहाँ भी है, खेती की जा सकती है। भाई कम दूर में करते हैं तो भी जलवायु तो है ही वहाँ पर, तो जलवायु वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या है? मिट्टी का पतला आवरण होना। यानी कि पहाड़ों पर क्या होती है? मिट्टी बहुत ही कम पाई जाती है, पथरीला इलाका होता है। कुछ मिट्टी का जो इलाका होता है उसका आवरण क्या होता है? कम होता है। तो कम मिट्टी का जो पतला आवरण होता है वो सब जगह नहीं मिलता, कहाँ तो पथरीली है, कहाँ कुछ है। तो ऐसे क्या है, वहाँ का जो आवरण है मिट्टी का वो क्या है? पतला है। यानी कि हैव ए थिन सॉइल कवर, यानी कि जो मिट्टी की जो आवरण होता है ना, मोटाई, वो क्या है? वहाँ कम है। यानी कि पथरीले, जो पथरीला एरिया है वो ज़्यादा है, उस वजह से क्या है? पहाड़ों पर खेती है वो बड़े पैमानों पर नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़े बना कर उनमें खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा या ढलान नुमा खेती की जाती है। जो पहाड़ों का जो ढलान नुमा भाग होता है उनको क्या है? समतल करके छोटी छोटी क्यारियाँ बना के वहाँ पर खेती करते हैं, ना कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन देखो, किसी भी जगह और समय पर वातावरण की स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि अपन कहीं भी हैं, उस जगह का जो वातावरण है, चाहे हम राजस्थान में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, हम उस जगह हैं, उस जगह के वातावरण है, जो वातावरण की जो स्थिति है उसको क्या कहा जाता है? देखो, पहला सीजन ऋतु, दूसरा जलवायु ऊंचाई और चौथा है मौसम वेदर। तो ऋतु क्या होती है? ऋतुएं अलग अलग आती रहती हैं, शीत ऋतु आई, शरद ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई, ये तो चली जाती हैं। जलवायु, जलवायु तो कहाँ की कम होगी, आर्द्र होगी, शुष्क होगी। तो जलवायु भी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? चेंज होती है। ऊंचाई, तो ऊंचाई भी एक जगह कहाँ कम ऊंचाई है, कहाँ ज़्यादा ऊंचाई है। लेकिन वेदर, वातावरण को क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। वहाँ पर मौसम कैसा है? मौसम तो सब जगह एक जैसा होगा। भाई आज गुजरात में भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो राजस्थान में भी सर्दियों का मौसम है। महाराष्ट्र में बारिश हो रही है तो यहाँ भी बारिश होगी, बारिश के मौसम में बारिश ही होगी।
बसंत ऋतु है तो सभी जगह बसंत ऋतु चलेगी। ये तो है नहीं कि राजस्थान में बसंत ऋतु है और महाराष्ट्र में शरद ऋतु है। ऋतुएं तो सारी, मौसम तो सारा एक जैसे होगा ना। वेदर जो है वो पूरे भारत का समान ही होगा। भैया आज सर्दियां पड़ रही हैं तो पूरे भारत में सर्दियां हैं भाई, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। गर्मियों में गर्मियां पड़ेगी तो उस वातावरण को क्या कहा जाता है? समय पर वातावरण की स्थिति को क्या कहते हैं? वेदर, मौसम। अगला देखो, मध्य अफ्रीका का राजमार्ग इनमें से किसका दूसरा नाम है? जो मध्य अफ्रीका है उसका राजमार्ग है, किसका दूसरा नाम है? पहला नील नदी, दूसरा कांगो, तीसरा जिम्बानी और चौथा कवंगो। तो किसका रूप है? कांगो नदी का रूप है। कौन सी नदी का? कांगो नदी का, रिवर कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि क्या पूछ रहा है? दुनिया के जो अधिकांश घास के मैदान हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला दे रखा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। दूसरा शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेचर जोन। तीसरा उष्ण क्षेत्र, टॉर्रिड जोन। और चौथा ठंडे क्षेत्र, फ्रीज जोन। तो कहाँ पर पाए जाते हैं अधिकांश घास के मैदान? अधिकांश घास के मैदान है वो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो टेम्परेचर जोन होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 डेसिबल से अधिक की आवाज़ यह हानि पहुंचा सकती है। यानी कि जो 90 डेसिबल से अधिक की जो आवाज़ है, यानी डेसिबल क्या है? ध्वनि का मात्रक है। तो 90 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि है वो किसको नुकसान पहुंचाएगी? पहला है अस्थमा, दूसरा पाचन समस्याएं, तीसरा टाइफाइड और चौथा बहरापन। तो देखो, अस्थमा कभी ध्वनि से होता है क्या? अस्थमा ध्वनि से नहीं होता। पाचन समस्याएं हैं वो भी ध्वनि से नहीं होती। टाइफाइड जो बुखार होती है वो भी ध्वनि से नहीं होती। लेकिन जो अपन बहरापन है, आवाज़ है वो साउंड कहाँ गूंजेगा? अपने कानों में तो गूंजेगा। तो ज़्यादा आवाज़ से क्या हो जाता है? आदमी जो है वो बहरा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ हेयरिंग, बहरापन आ जाएगा। अगला देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके साथ जुड़ा हुआ है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा तानसेन, तीसरा कालिदास और चौथा सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके साथ जुड़ा हुआ है? सैयद अहमद खान के साथ जुड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति थे। तानसेन कौन था? अकबर का दरबारी था, दरबारी कवि। कालिदास कौन था? कालिदास एक महान कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या? भारत का शेक्सपियर। किसको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अगला देखो, अंग्रेजी सरकार ने विभाजित और शासन करने की नीति का प्रयोग किस लिए किया? डिवाइड एंड रूल 2। किसके लिए किया? अंग्रेजी जो सरकार थी उसने क्या किया? विभाजित और शासन करने की जो नीति थी वो अपनाई। क्यों अपनाई? पहला क्या? भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। दूसरा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा समाज सुधार के लिए। और चौथा राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। तो किस लिए किया था? किसके लिए किया था भाई? उन्होंने किया था राष्ट्रवाद जो है उस टाइम क्या हो गया था? राष्ट्रवाद फैलने लग गया था। उस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? अंग्रेजी सरकार ने विभाजित और शासन करने की नीति अपनाई। किसके लिए? राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्ण स्वराज्य का मतलब है? पूर्ण स्वराज्य मीन्स, पहला क्या दे रखा है? असहयोग। दूसरा दे रखा है सिविल असहमति। तीसरा दे रखा है बहिष्कार। और चौथा पूर्ण स्वतंत्रता। यानी कि पूर्ण स्वराज्य का मतलब है कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण तरह से आज़ाद, यानी कि पूरी स्वतंत्रता ही पूर्ण स्वराज्य का मतलब है। अगला देखो,
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम पहला दे रखा है 12, दूसरा 552, तीसरा 238 और चौथा 543। तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन देखो, लीग ऑफ नेशंस का गठन इनमें से किसे रोकने के लिए किया गया? किसका लीग ऑफ नेशंस का गठन है वो किसको रोकने के लिए किया गया था? पहला है विनाश, दूसरा जीवन का नुकसान, तीसरा सूखा और चौथा एक और विश्व युद्ध। तो लीग ऑफ नेशंस का जो गठन है वो अनोदर वर्ल्ड वार यानी कि एक और विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, कहीं और विश्व युद्ध नहीं हो जाए, इसलिए किसका गठन किया गया था? लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने दुनिया को छोटा बना दिया? यानी कि इनमें से क्या है जिसने दुनिया को छोटा बना दिया? पहला पहिए ने, दूसरा स्टीम या भाप इंजन ने, तीसरा परिवहन के उन्नत साधन और चौथा कारें। तो इसका कहने का मतलब क्या है? मीन्स क्या? दुनिया को छोटा कैसे बना दिया? दुनिया को छोटा इसलिए बना दिया, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे। आदमी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता था। अब आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता है तो 1 घंटे में आदमी कितना जाएगा? 1 घंटे में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर चला जाएगा, 6 किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन अभी जो परिवहन के साधन हैं वो इतने उन्नत हो गए हैं कि 1 घंटे में तो आदमी 500-700 किलोमीटर तक जा सकता है। जैसे प्लेन के द्वारा आदमी क्या घंटे भर में कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 400-500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। लेकिन पहले 400-500 किलोमीटर की दूरी करने के लिए महीनों लग जाते थे। तो आज क्या होगी? परिवहन के साधन है वो इतने उन्नत हो गए कि कुछ घंटों में तो आदमी एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकता है। इसलिए जो दुनिया है वो क्या होगी? छोटी हो गई एक तरह से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो गया? आसान हो गया। तो क्या जाएगा आंसर इसका? परिवहन के उन्नत साधन। अगला देखो, इंटरनेट किस प्रकार की जानकारी का स्रोत है? यानी कि जो इंटरनेट है उससे अपने को किस प्रकार की जानकारी मिल सकती है? वृत्तचित्र, ईमेल, किसी भी विषय की, कुछ विषय की। तो इंटरनेट है उसके द्वारा हम किसी भी विषय की जानकारी ले सकते हैं। आप इंटरनेट खोलोगे, गूगल पे जाओगे, वहाँ से कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो यानी कि एनी टॉपिक, किसी भी विषय की जानकारी अपने को किससे हासिल हो सकती है? आज इंटरनेट के द्वारा अपन कोई भी विषय की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह आपका 2018 का जीके का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन पूरा हो गया है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।